Welcome students, this is Anshu Saxena, Associate Professor in Botany, SMCC Government College, Abu Road, welcoming you on our YouTube channel. आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स टिश्यू जाइलम के बारे में पढ़ा था। अब हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। फ्लोएम भी जाइलम की तरह से ही एक जटिल प्रकार का स्थायी ऊतक होता है जिसको कि बास्ट या लैप्टोन कहते हैं, और प्लांट की बॉडी में जो डाउनवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक फूड मटेरियल होता है, जो भी भोज्य पदार्थ पत्तियां बनाती हैं, उस भोज्य पदार्थ का पौधे के शीर्ष तक विभिन्न भागों में मूवमेंट और नीचे जड़ तक खाद्य पदार्थों का मूवमेंट का इनके द्वारा होता है। तो ये एक तरीके से संवहन ऊतक होता है जो कि न्यूट्रिएंट्स को या भोज्य पदार्थ को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। जहाँ जाइलम जल को नीचे से रूट से जल को लेकर के और पौधे के शीर्ष तक जल को पहुंचाता था, ये जो खाना पत्तियों में बनता है उसको पहुंचाता है। अब ये जो जटिल ऊतक है वो जाइलम की तरह ही विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है और इनकी कोशिकाओं का उद्भव समान होता है। ये जो सेल्स हैं ये विभिन्न आकृति वाली होती हैं, विभिन्न कार्यों को करती हैं, और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि फ्लोएम जो है वो एक विषमांगी ऊतक है जिसकी सेल्स के अलग अलग फंक्शन होते हैं। हालांकि वो फंक्शन, उनका रोल अलग अलग होता है, लेकिन वो मिल कर के एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसकी पोजीशन अगर हम देखें तो पादप शरीर का जो जाइलम होता है उसमें जाइलम से परिबद्ध होती हैं, और जनरली जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम है उस कैम्बियम से बाहर की तरफ फ्लोएम की स्थिति होती है। कुछ फैमिलीज़ होती हैं, एस्क्लेपिडेसी है, सोलेनेसी है, कुकुरबिटेसी फैमिली है, एपोसाइनेसी फैमिली है। इनके मेंबर्स में ये जाइलम के बाहर और भीतर दोनों तरफ पाया जाता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। और कुछ फ्लोएम, कुछ प्लांट्स के अंदर इनर फ्लोएम पाया जाता है। तो ये इसकी पोजीशन के बारे में हो गया। फूड कंडक्टिंग टिश्यू हो गया, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, बहुत सारे तरह की सेल्स का बना हुआ है। और फ्लोएम का जो इंट्रोडक्शन दिया था वो नेगेली ने 1853 में दिया था, और इसको इन्होंने बार्क नाम दिया। बार्क एक्चुअली नॉन टेक्निकल वर्ड है जो कि जाइलम के बाहर के सारे टिश्यूज़ के लिए होता है। जाइलम के बाहर जो भी सेल्स हैं, दैट इज़ सेकेंडरी फ्लोएम है, प्राइमरी फ्लोएम है, कॉर्टेक्स है, पेरिडर्म है, उन सब के लिए जो शब्द प्रयुक्त होता है वो कहलाता है बार्क। इस डायग्राम में ये जो बाहर छिला हुआ स्थान दिखाई दे रहा है, ये सारा, ये पूरा बार्क होता है। ये नीचे वाले डायग्राम में यू कैन सी फ्लोएम, ये फ्लोएम हो गया, ये जाइलम है। अब फ्लोएम जो होती है, मैंने आपको बताया था बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल्स के बारे में। आपको ये बताया था कि फ्लोएम बाहर की तरफ होता है। ये जो फर्स्ट डायग्राम है इसमें ये बाहर है, जाइलम अंदर है। लीव्स के अंदर हमेशा ये एबेक्सियल साइड में होता है। एबेक्सियल साइड माने वो पत्ती की वो सतह जहाँ पर वेन्स प्रोमिनेंट होते हैं, या निचली वाली सतह। तो अगर हम ट्रांसफर सेक्शन काटें एक लीफ का तो हमको
फ्लोएम हमेशा नीचे वाली तरफ या लोअर साइड की तरफ जो पोर्शन है उसके अंदर दिखाई देता है। ये एक सेक्शन है लीफ का, ये वाला सेक्शन, इसके अंदर फ्लोएम नीचे है, यू कैन सी हियर दिस इज फ्लोएम, और जाइलम जो है ये अंदर की तरफ है। तो नीचे जहाँ पर प्रोमिनेंट होती हैं वेन्स उस तरफ फ्लोएम है। अब एक्सटर्नल और इंटरनल जाइलम, इंटरनल टू जाइलम होता है जहाँ पर बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल है। यहाँ इस फोर्थ डायग्राम में आप देखेंगे यहाँ फ्लोएम है, नीचे बाहर ऊपर और नीचे दोनों तरफ फ्लोएम है और सेंटर में ये जाइलम है। तो ऐसे वेस्कुलर बंडल को हम बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल कहते हैं। नाउ फ्लोएम अगर जाइलम के अंदर की तरफ मौजूद होती है तो उसको हम इंटरनल फ्लोएम कहते हैं। अगर एक्सटर्नल होती है, जाइलम के बाहर प्रेजेंट है, तो उसको एक्सटर्नल फ्लोएम कहते हैं। ये मैं बता रही हूँ आपको ट्रांसफर सेक्शन के रेफरेंस में। इफ़ वी कट द ट्रांसफर सेक्शन एंड इफ़ वी फाइंड जाइलम द फ्लोएम इन towards the inner side of the xylem then it is internal, और अगर बाहर है तो वो एक्सटर्नल हो जाएगी। उसके बाद आता है इंट्राजाइलरी फ्लोएम, एक टर्म होता है, वो टर्म इंटरनल फ्लोएम की तरह के लिए ही इस्तेमाल होता है। उसके बाद में आता है इंटरजाइलरी फ्लोएम। फ्लोएम कई बार दिखाई देती है सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर, इनसाइड द सेकेंडरी फ्लोएम, जो कि इंक्लूडेड फ्लोएम भी कहते हैं इसको। सेकेंडरी ग्रोथ होने के बाद उसमें अंदर जाइलम में सेकेंडरी ग्रोथ हो गई और जाइलम के अंदर बीच बीच में पैचेस में दिखाई देती है, वो कहलाती है इंक्लूडेड फ्लोएम। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, दिस इज फ्लोएम, this is pink colored structure is the xylem and blue is phloem। तो ये सेकेंडरी जाइलम के बीच बीच में पैचेस में दिखाई देती है। दिस इज कॉल्ड एज इंटरजाइलरी फ्लोएम। देन देयर इज कंसेंट्रिक इंक्लूडेड फ्लोएम। जब इंक्लूडेड फ्लोएम, इंक्लूडेड, व्हेन वी से इंक्लूडेड फ्लोएम वी आर सेइंग that it is present inside the secondary xylem। द्वितीयक वृद्धि होने के बाद सेकेंडरी जाइलम के अंदर अगर कंसेंट्रिक रिंग्स बनाती है फ्लोएम, एज यू कैन सी इन फर्स्ट डायग्राम, ये ब्लू कलर की जो रिंग्स दिखाई दे रही हैं ये रिंग्स किसकी हैं? फ्लोएम की हैं। और पिंक कलर्ड स्ट्रक्चर्स जो हैं दिस इज सेकेंडरी जाइलम। अब इसमें एक और ज़्यादा फ्लोएम पाया जाता है जिसको कि हम कहते हैं फॉर्मिनेट इंक्लूडेड फ्लोएम, जिसमें फ्लोएम के स्ट्रैंड्स नज़र आते हैं। ये फ्लोएम के स्ट्रैंड्स नज़र आ रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें ये फ्लोएम के स्ट्रैंड्स हैं, यानी कि फ्लोएम की बैंड्स, और सारी बैंड्स आपस में फ्लोएम के एलिमेंट से ही कनेक्टेड हो रहे हैं, तो वो एक पूरा स्ट्रैंड बना रहे हैं जाइलम के, सेकेंडरी जाइलम के अंदर। तो कंसेंट्रिक इंक्लूडेड फ्लोएम एंड फोरामिनेट इंक्लूडेड फ्लोएम, दो तरह की इंक्लूडेड फ्लोएम होती है। नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम? मैंने आपको बताया कि फ्लोएम कई तरह की कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है। तो फ्लोएम के अंदर 4 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं: सीव एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर एंड स्क्लेरेट्स। कुछ पौधों के अंदर फ्लोएम में इंटरनल सिक्रीटरी टिश्यूज़ होते हैं जो कि लेटिसिफर्स या लेटिसिफर सेल्स कहलाते हैं, जैसा कि
जो लेटेक्स यील्डिंग प्लांट्स होते हैं, आपने देखा होगा आंकड़े के अंदर, अगर हम आंकड़े की टहनी को तोड़ते हैं, उसकी पत्ती को तोड़ते हैं, तो उसके अंदर से लेटेक्स निकलता है वाइट कलर का. दिस लेटेक्स इज फाउंड इन दीज लेटिसिफर्स. इन द मेंबर्स ऑफ यूफोर्बिएसी, पेडिलंथस टिथिमोलाइडिस में, हीविया ब्राजीलियंसिस के अंदर, यूफोर्बिया टिरुकुलाई के अंदर बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि लेटिसिफेरस, जिनके अंदर से लेटेक्स निकलता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स निकलते हैं. और ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन स्पेशल सेल्स या स्पेशल वेसल्स के अंदर पाए जाते हैं, जिनको कि हम लेटिसिफर्स कहते हैं. अब हम एक एक एलिमेंट को लेकर के चलते हैं. फर्स्ट इज द सीव एलिमेंट. लिविंग सेल्स होती हैं फ्लोएम की, जिनके अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है और इनकी वॉल के अंदर लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होता. सीव एलिमेंट्स जो होते हैं ये दो तरह के हो सकते हैं, सीव सेल्स एंड सीव ट्यूब्स. सीव सेल्स का अगर हम बात करें तो सीव सेल्स कम स्पेशलाइज सेल्स होती हैं और प्रिमिटिव तरह की होती हैं, आद्य प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जो कि टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स की फ्लोएम के अंदर पाई जाती हैं. एंजियोस्पर्म्स की जो फ्लोएम है उसके अंदर सीव ट्यूब्स पाई जाती हैं. लंबी कोशिकाएं होती हैं जिनकी एंड वॉल्स जो होती हैं वो स्टीप होती हैं. सीव एरियाज, इनकी जो लेटरल वॉल्स होती हैं, पार्श्व भित्तियाँ होती हैं, उनके अंदर सीव एरियाज होते हैं. सीव एरिया माने चालिनी या छलनी, जैसे चाय छानने की छलनी होती है, उसी तरीके से छोटे छोटे पोर्स वाली एरियाज होते हैं जो कि उनकी लेटरल वॉल्स पे होते हैं. लेकिन कभी कभी उनके जो एंड वॉल्स होती हैं, कोशिकाओं की, सीव सेल्स की जो एंड वॉल्स होती हैं, वहाँ पर भी इस तरीके के सीव एरियाज मौजूद होते हैं. अब हम सीव ट्यूब्स के बारे में पढ़ते हैं. सीव ट्यूब्स एडवांस्ड टाइप के एलिमेंट्स होते हैं जो कि एंजियोस्पर्म्स में पाए जाते हैं. इसमें क्या होता है कि जो सेल्स होती हैं, सीव ट्यूब सेल्स होती हैं, एक के ऊपर एक लगी हुई होती हैं और इन प्रत्येक कोशिका को हम सीव ट्यूब मेंबर कहते हैं. तो ये कोशिकाएं आपस में एक श्रृंखला में एक दूसरे के ऊपर लगी हुई होती हैं. ये कोशिकाएं लंबी होती हैं, अधिक व्यास वाली होती हैं, पतली भित्ति वाली होती हैं, कोमल होती हैं और सजीव होती हैं. इसके अनुप्रस्थ भित्ति में बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं, जिससे ये चालिनी के समान दिखाई देती हैं. इसीलिए इनको हम सीव प्लेट्स कहते हैं. जो परिपक्व, जो यंग सीव ट्यूब है उसके अंदर तो न्यूक्लियस होगा, लेकिन जो परिपक्व हो जाएगी उसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता और केंद्रीय भाग में एक बड़ी रिक्तिका होती है, वैक्यूल होती है, जिसके चारों तरफ प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म परिबद्ध होता है. और एक सेल से दूसरी सेल में कोशिका द्रव्य का मूवमेंट, कोशिका द्रव्य स्ट्रैंड्स के द्वारा होता है, या न्यूट्रिएंट्स का मूवमेंट कोशिका द्रव्य स्ट्रैंड्स होते हैं उनके द्वारा होता है. या हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि एक कोशिका का कोशिका द्रव्य चालिनी छिद्रों में से होकर गुजरने वाले कोशिका द्रव्य स्ट्रैंड्स के द्वारा निकटवर्ती कोशिका
के कोशिका द्रव्य से जुड़ा हुआ होता है, संपर्कित रहता है, अटैच्ड रहता है। और घुले हुए तरल खाद्य पदार्थों का संवहन इन्हीं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स के द्वारा होता है। आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये सीव ट्यूब्स हैं और सीव ट्यूब्स आपस में जहाँ पर इनकी जो एंड वॉल्स हैं वहाँ पर चालिनी जैसी स्ट्रक्चर बनी हुई है, विच इज़ दी सीव एरिया। और इनके सीव एरिया के जो छेद हैं उनके बीच में से होकर के साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स गुजर रहे होते हैं। अब इसकी जो वॉल है, सेल वॉल होती है, वो पैरेन्काइमा से थोड़ी सी थिक होती है और सेल वॉल थोड़ी सी शाइनी होती है। और इसकी शाइनी अपीयरेंस के कारण इसको नेक्रस लेयर भी कहते हैं। नेक्रस की जो वॉल है वो लैमिनेटेड होती है और सेलुलोज और पैक्टिन सब्सटेंस की बनी हुई होती है। इसके अंदर लिग्निन नहीं होता। क्या पाया जाता है? सेलुलोज और पैक्टिन पाया जाता है। नाउ ये आपको ट्रांसवर्स सेक्शन के अंदर सीव एरिया दिखाई दे रहा है। आपको छोटे छोटे छेद इसमें दिखाई दे रहे हैं। और इस जो पोर है, विड्थ, सीव पोर की जो विड्थ होती है वो 15 माइक्रोन तक की हो सकती है। सीव एरिया जो होता है वो एक डिप्रेशन की तरह से दिखाई देता है जिसमें छोटे छोटे डॉट्स दिखाई देते हैं। ये डॉट्स क्या होते हैं? वो प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल होता है जो कि उन पोर से होकर के पास हो रहा होता है। पोर्स के बीच में जो सेल वॉल का एरिया है उसको हम बार्स कहते हैं। जो छिद्र हैं उनके बीच में जो सेल वॉल का एरिया है उसको कहेंगे बार्स। कई सारे छिद्र हैं, उनके बीच बीच में जो सेल वॉल दिखाई दे रही है। और हर पोर के बाहर की तरफ कार्बोहाइड्रेट कैलोज का डिपोजिशन होता है। और जैसे जैसे उस सीव ट्यूब की या पौधे की एज बढ़ती चली जाती है तो वहाँ पर कैलोज का डिपोजिशन जो कि बाहर था वो उस पोर को भी प्लग कर देता है और कैलोज प्लग बन जाता है। और इस कैलोज प्लग के बनने के कारण वो पर्टिकुलर सेल दूसरी सेल से एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं कर पाती है। वो वृद्ध और जीर्ण हो जाती है और छिद्र अवरुद्ध हो जाते हैं। किसके कारण? कैलोज के कारण। और कैलोज किस में बन रहा है? सीव ट्यूब्स के अंदर बनता है। और चालनी पट्टिकाओं में जो कैलोज बना है, सीव ट्यूब्स के जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर कैलोज को बनाने वाले और कैलोज का विघटन करने वाले एंजाइम्स मौजूद होते हैं। तो शीत ऋतु में तो क्या होता है कि कैलोज बनता है और कैलोज का स्तर मोटा हो जाता है। लेकिन बसंत ऋतु जैसे आती है तो वो विघटित होने लगता है, वो पतला हो जाता है और चालिनी नालिका जो होती है वो फिर से सक्रिय हो जाती है। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर चालिनी नलिकाएं नहीं होती। इनकी जगह मैंने आपको बताया जिम्नोस्पर्म्स और टेरिडोफाइट्स के अंदर क्या पाया जाता है? सीव सेल्स पाए जाते हैं। नाउ
इसके कोशिका द्रव्य के अंदर क्या चीज़ पाई जाती है? जैसे जैसे सीव ट्यूब्स का डेवलपमेंट होता है तो उसका जो केंद्रिक होता है, न्यूक्लियोलस होता है, वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है, विघटित हो जाता है। यानी कि यंग सीव ट्यूब में होगा, मैच्योर सीव ट्यूब में न्यूक्लियोलस नहीं पाया जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ हो जाता है, चिकना हो जाता है और रीजनरेट, चट्टों के रूप में रीजनरेट होना शुरू हो जाता है। मैच्योरेशन के एंड तक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंप्लीटली ख़त्म हो जाता है। पहले तो कैसा होता है, उसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या लगे होते हैं? रिबोसोम्स लगे होते हैं, तो वो दानेदार होता है। फिर उसके बाद में रिबोसोम्स हट जाते हैं, वो स्मूथ हो जाता है और धीरे धीरे डिसऑर्गेनाइज हो जाता है वो। डिक्टियोसोम्स और रिबोसोम्स भी डिसअपियर हो जाते हैं। सिर्फ रह क्या जाता है? प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए क्योंकि एटीपी की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो मैच्योर सीव ट्यूब है उसके साइटोप्लाज्म के अंदर प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, बाकी सारे ऑर्गेनेल्स उसमें से डिसअपियर हो जाएंगे। सेल कंटेंट ऑफ सीव ट्यूब, और ये हो भी इसलिए जाते हैं क्योंकि फालतू चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। सीव ट्यूब का फंक्शन क्या है? न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना। अब अगर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स सीव ट्यूब के अंदर होंगे तो वो न्यूट्रिएंट्स के मूवमेंट में अवरोध उत्पन्न करेंगे, इसलिए जिन जिन ऑर्गेनेल्स की ज़रूरत है वो रहेंगे, बाकी सारे डिसअपियर हो जाएंगे। अब इसमें दो तरह के प्लास्टिड्स होते हैं। पहला तो प्लास्टिड ऐसा होता है जो कि स्टार्च को एक्यूमुलेट करता है, और दूसरी तरह का प्लास्टिड वो होता है जो कि प्रोटीन्स को एक्यूमुलेट करता है। सीव ट्यूब प्लास्टिड्स का टेक्सोनोमिक सिग्निफिकेंस होता है, प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होते हैं और इसकी टोनोप्लास्ट डिसअपियर हो जाती है। यानी कि जो वैक्यूल है ना, वैक्यूल की जो झिल्ली है वो भी गायब हो जाती है, सेंट्रल वैक्यूल की। अब सीव एलिमेंट्स के अंदर प्रोटीनेशियस सब्सटेंस होता है जिसको हम पी प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? पी प्रोटीन्स। पी प्रोटीन्स को हम स्लाइम बॉडीज़ भी कहते हैं। स्लाइम बॉडीज़ एक्चुअली पतली पतली 180 से 230 एंगस्ट्रॉम की ट्यूब्यूल्स होती हैं, उनके इकट्ठे होने से बनती हैं। पहली जो पी प्रोटीन बनती है वो एक या ज़्यादा बॉडीज़ के मिलने से बनती है, और उसके बाद में वो बढ़ती हुई चली जाती है और वो साइटोप्लाज्म के अंदर रैंडमली पी प्रोटीन्स या स्लाइम बॉडीज़ हमें दिखाई देती हैं। जब फ्लोएम इंजर्ड हो जाती है, सो फॉर एग्जांपल अगर स्टेम में कहीं कट लग गया तो पी प्रोटीन वहाँ पर इकट्ठी हो जाएंगी और वहाँ इकट्ठी हो करके फ्लोएम का जो इंजर्ड एरिया है उसको प्लग कर देंगी। अगर वो प्लग नहीं करती हैं तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो बाहर उसका टैंक से निकल करके बाहर निकल के वेस्ट हो जाएंगे। तो जो खाना पौधे ने बनाया है उसका कुछ भाग जो उस फ्लोएम के अंदर रन कर रहा है वो चीज़ उस कटेंट से बाहर वेस्ट हो जाएगा। तो जस्ट टू अवॉइड द वेस्टेज ऑफ फूड क्या होता है कि वहाँ पर पी प्रोटीन से एक प्लग बना लेते हैं, और इस प्लगिंग को हम कहते हैं स्लाइम प्लग्स। दिस इज कॉल्ड एज स्लाइम प्लग्स।
डिक्टियोसोम्स जो होते हैं वो पी प्रोटीन्स के फॉर्मेशन में इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। सीव ट्यूब्स के फंक्शन, सीव ट्यूब्स के जो स्ट्रक्चर होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स और ऑर्गेनिक मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए अडॉप्टेड होता है, यानी कि वो इस तरीके का बना हुआ होता है कि इजीली कार्बोहाइड्रेट्स और ऑर्गेनिक मटेरियल उसमें से ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं। प्रोटोप्लाज्मिक इसमें कंटेंट्स होते हैं जिनसे होकर के स्ट्रैंड्स होते हैं जिनमें से मूव कर सकते हैं, और एक सीव ट्यूब से दूसरी सीव ट्यूब, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस तरीके से जो एक सीरीज़ में सीव ट्यूब्स लगी हुई हैं उनमें प्रोटोप्लास्ट का अनइंटरप्टेड मूवमेंट होता रहता है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स बिना किसी इंटरप्शन के, बिना किसी रोक के मूवमेंट करते रहते हैं। प्रोटोप्लाज्म के अंदर एक साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट होता है। साइटोप्लाज्म एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करता रहता है और एक स्ट्रीम बनी रहती है। सो बिकॉज ऑफ दिस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट, द कंटेंट्स ऑफ द फ्लोएम मूव फ्रॉम वन सेल टू द अनदर सेल। दूसरी तरह की सेल्स होती हैं कंपेनियन सेल्स। एंजियोस्पर्म्स के अंदर स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा की सेल्स बनी हुई होती हैं जिनको कंपेनियन सेल्स कहते हैं, जो कि सीव ट्यूब्स के बहुत से सटी हुई होती हैं। और सीव ट्यूब सेल्स और कंपेनियन सेल्स की जो मदर सेल है वो कॉमन होती है, एक ही मदर सेल से ये दोनों तरह की कोशिकाएं बनती हैं। एक कंपेनियन सेल से ज़्यादा कंपेनियन सेल्स हो सकती हैं। कंपेनियन सेल्स कंपैरेटिवली नैरो होती हैं। सीव ट्यूब्स की जो ल्यूमेन है वो थोड़ी ब्रॉड होती है, जबकि कंपेनियन सेल्स की जो होती हैं वो थोड़ी सक्रिय होती हैं। और इन ट्यूब्स के कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब्स के मेंबर्स के बीच की जो भित्ति है उसमें एक छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें से गुजरने वाले प्लाज्मोडेस्माटा जो हैं वो सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स के कोशिका द्रव्य को संपर्कित किए रहते हैं इनकी वॉल्स के बीच में। एक सीव ट्यूब से लगी हुई एक या एक से ज़्यादा छोटी कंपेनियन सेल्स हो सकती हैं जो कि सीव ट्यूब की जो लेटरल वॉल्स होती हैं उनसे संपर्कित रहती हैं। और सीव ट्यूब्स जिम्नोस्पर्म्स और टेरिडोफाइट्स में बिल्कुल नहीं पाई जाती हैं, सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में पाई जाती हैं। इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है तरल कार्बनिक खाद्य पदार्थों का संवहन में सहायता करना। इनके अंदर बड़ा सारा न्यूक्लियस होता है, बहुत सारे प्लास्टिड्स होते हैं, रिबोसोम्स होते हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स होती हैं और फिजियोलॉजिकली ये एसोसिएटेड होती हैं, किससे? एक प्रेशर बनाती हैं, ये एक तरह से एक प्रेशर क्रिएट करती हैं सीव ट्यूब्स के अंदर ताकि वो मूवमेंट कर सके न्यूट्रिएंट्स का। ये फ्लोएम ट्रांसपोर्ट के लिए ऊर्जा प्रदान करने का काम करती हैं। कोनिफर्स और गिंगोबाइलोबा के अंदर कुछ फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स जो होती हैं वो सीव सेल से एसोसिएटेड होती हैं
और इनको हम एल्ब्यूमिनस सेल्स भी कहते हैं। उसके बाद आता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरह के फ्लोएम के अंदर पाया जाता है। मृदुतक कोशिकाएं होती हैं, लंबी होती हैं, चौड़ी होती हैं, कुछ गोल होती हैं। सिंपल मृदुतकीय कोशिकाओं के समान इनकी संरचना होती है। ये जीवित होती हैं और सीड सेल्स के बीच बीच में ये पाई जाती हैं। प्राइमरी पिट फील्ड्स होते हैं। इनका काम स्टार्च को स्टोर करना होता है। इसमें बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं, श्लेष्मीय पदार्थ होते हैं, टेनिन्स आदि इसके अंदर पाए जाते हैं। और जो डोरमेंट पीरियड होता है प्रसूप्ति काल में इन कोशिकाओं में अधिकतर स्टार्च और ऑयल के कण भरे हुए होते हैं। तो एक फूड को प्रिजर्व करने का ये काम करती हैं, भोजन का संचय करती हैं और ये साइमल्टेनियसली तरल खाद्य संवहन में भी सहायता करती हैं। दो तरह की होती हैं ये, एक तो एक्सियल पैरेन्काइमा और दूसरी रे पैरेन्काइमा। उसके बाद चौथा ऊतक आता है फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा जो होता है जैसा कि नाम से ही विदित है, स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स जो होती हैं वो लिग्निफाइड सेल वॉल वाली होती हैं। सिंपल या स्लाइटली बॉर्डर्ड बिट्स होते हैं इनके अंदर, डेड सेल्स होती हैं और ये बहुत लंबी लंबी कोशिकाएं होती हैं। लेकिन कई बार इनके अंदर सेप्टा भी पाए जाते हैं, सेप्टेट फाइबर्स, जैसे कि वाइटिस विनिफेरा के अंदर सेप्टेट फाइबर्स पाए जाते हैं। कुछ प्लांट्स के अंदर बहुत लंबे होते हैं। बोइमेरिया निविया में आधा मीटर तक लंबे रेशे पाए जाते हैं और इनका प्रमुख कार्य होता है मैकेनिकल सपोर्ट करना, दृढ़ता प्रदान करना और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ये इम्पॉर्टेंट होते हैं। बास्ट फाइबर्स हमने पढ़ा है, रस्सियाँ, चटाइयाँ या मोटे वस्त्र बनाने के लिए जूट, अलसी, सन के जो रेशे होते हैं वो सब बास्ट फाइबर्स होते हैं। कागज़ के उद्योग के अंदर भी इनका उपयोग किया जाता है। सो दिस फाइबर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। अब फ्लोएम दो तरह की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम तो प्रोकैम्बियम से बनती है, प्रोकैम्बियम के बाहर की तरफ बन जाती है प्राइमरी फ्लोएम। और प्राइमरी ग्रोथ के परिणाम स्वरूप प्राइमरी फ्लोएम बनती है। प्राइमरी फ्लोएम दो तरह की होती है, एक तो प्रोटोफ्लोएम जो कि पहले बनती है और दूसरी मेटाफ्लोएम जो कि बाद में बनती है। प्रोटोफ्लोएम जो होता है डेवलपमेंट के दौरान सीव एलिमेंट्स खिंच जाते हैं और नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। और सीव एलिमेंट्स इसके प्रोटोफ्लोएम के नैरो होते हैं, खिंच जाते हैं तो ये नैरो हो जाते हैं और लंबे हो जाते हैं। इनके अंदर कंपेनियन सेल्स हो भी सकती हैं, कंपेनियन सेल्स नहीं भी हो सकती हैं और कई बार ये फाइबर्स में भी डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। जबकि मेटाफ्लोएम वो भी प्रोटोफ्लोएम से, प्रोटोफ्लोएम तो बना किससे, प्रोकैम्बियम से पहले प्रोटोफ्लोएम बना और प्रोटोफ्लोएम से फिर मैच्योर जब वो हो जाता है तो वो फ्लोएम बना लेता है। और कब ये इलोंगेटेड सेल्स होती हैं और फूड कंडक्टिंग टिश्यू होता है बहुत से प्लांट्स के अंदर, हर्ब्स के अंदर। सेकेंडरी ग्रोथ के बाद में
मेटाफ्लोएम डिसऑर्गेनाइज हो जाता है। द्वितीयक वृद्धि के बाद इस मेटाफ्लोएम का अस्तित्व एक तरह से ख़त्म हो जाता है और सेकेंडरी फ्लोएम बनना शुरू हो जाती है। मेटाफ्लोएम एलिमेंट्स आर विद वेल डिफ्रेंशिएटेड सीवेरियाज इसमें होते हैं, जिनसे कि खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान हो सकता है एक सेल से दूसरी सेल में। अधिकतर फाइबर्स के अंदर मेटाफ्लोएम नहीं पाया जाता। कई बार पैरेन्काइमेटस सेल्स जो होती हैं वो स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स बन जाती हैं मेटाफ्लोएम के अंदर। सेकेंडरी फ्लोएम वेस्कुलर कैम्बियम से बनता है। नाउ फ्लोएम के जो सीव ट्यूब्स हैं उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन की क्या रिलेशनशिप है, आपस में कैसे रिलेटेड हैं, ये थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। आपको ये दिखाई दे रहे हैं, दीज आर सीव ट्यूब्स, ये उनका ल्यूमन है जिसके अंदर कोई ऑर्गेनेल नहीं है, और क्योंकि कोई ऑर्गेनेल नहीं है, कोई और अंगक नहीं है, इसलिए एक कंटिन्यूस फ्लो, अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स इसमें हो रहा है। फ्लोएम सैप जो होता है वो मोस्टली शुगर्स होती हैं जो कि इन पोर्स से होकर के मूव करती हैं। ये सीव प्लेट्स आपको दिखाई दे रही हैं, इसके इन सीव प्लेट से ये एरोज आपको बता रहे हैं कि फ्लोएम सैप ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहा है। अब इसके पास में है ये सेल ऑर्गेनेल्स, ये आपको कंपेनियन सेल्स दिखाई दे रहे हैं। इन कंपेनियन सेल्स में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर रहे होते हैं एनर्जी एटीपी की सिंथेसिस के लिए। इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, सीव ट्यूब मेम्ब्रेन और कंपेनियन सेल्स के बीच में जो साइटोप्लाज्म है वो प्लाज्मोडेस्मेटा से कनेक्टेड होता है। ये देखिए प्लाज्मोडेस्मेटा। उसके बाद सेल वॉल कंपेनियन सेल्स की हार्ड होती है जो कि एक हाई प्रेशर को सहन कर सकती है। तो ये कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब्स के अंदर किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स का मूवमेंट होता है वो आप देख पाएंगे। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सोर्स से सिंक तक कैसे मूव करते हैं। सोर्स क्या है? सोर्स इज दैट पार्ट ऑफ प्लांट विच सिंथेसाइजेस फूड। आप पत्ती को सोर्स कह सकते हैं। तो जो पत्तियां हैं वहाँ पर खाना बना, और वो खाना ग्लूकोज के फॉर्म में तो ट्रांसपोर्ट होगा नहीं, क्योंकि ग्लूकोज जल के अंदर घुलनशील होता है और वो मेटाबॉलिक प्रोसेस में चला जाता है, लेकिन कैटाबॉलिक प्रोसेस में चला जाता है, लेकिन ग्लूकोज सुक्रोज के फॉर्म में कन्वर्ट होता है और ये सुक्रोज फिर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है रूट को। सिंक क्या हो गया? रूट, लोअर पार्ट। जहाँ इस तरीके से सोर्स से जहाँ पर कि न्यूट्रिएंट्स बहुतायत में हैं वहाँ से सीव ट्यूब्स से होकर के ये सिंक तक पहुँचता है। अब पानी कहाँ से आया? पानी आता है जाइलम से। जाइलम पास में, फ्लोएम के पास में जाइलम चल रहा है। जाइलम से पानी फ्लोएम के अंदर आएगा और उधर से सुक्रोज आ गया। सुक्रोज जाइलम के साथ में मिलकर के रूट तक पहुंचता है। अब
इसमें प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस काम करती है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज प्रेशर इन अ लिक्विड। The term water potential is used to describe the tendency for water molecules to move within and between cells। पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका कोशिकाओं के बीच बीच में मूव करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? वाटर पोटेंशियल की ज़रूरत होती है। A net movement of water will occur from one region to another as a result of difference in the water potential। हम ऑस्मोसिस में भी पढ़ चुके हैं कि वाटर पोटेंशियल में जब डिफरेंस होता है, एक जगह की वाटर पोटेंशियल और दूसरी जगह की वाटर पोटेंशियल में जब डिफरेंस होता है तब ही जल का मूवमेंट होता है। वाटर ऑस्मोसिस के द्वारा एक एरिया से हाई वाटर कंसंट्रेशन के एरिया से लो वाटर कंसंट्रेशन के एरिया की तरफ मूव करता है। ये तो है जाइलम, दिस इज जाइलम एंड दिस इज फ्लोएम। अब इस डायग्राम में जाइलम के अंदर पानी बहुतायत में, वहाँ से पानी फ्लोएम के अंदर आता है ग्रेडियंट के कारण, क्योंकि पानी का वाटर पोटेंशियल इधर ज़्यादा है जाइलम में और फ्लोएम में कम है, इसलिए पानी जाइलम से फ्लोएम में ऑस्मोसिस के थ्रू आ जाता है। वाटर प्रेशर के अंदर जो भी ये जो चेंज होता है उसके कारण जो पानी आया उस पानी ने सुक्रोज को पुश कर दिया, पानी के साथ में ये सुक्रोज बना, ये सोर्स हो गया, ये लीफ के अंदर सुक्रोज बन रहा है, ये आ गया फ्लोएम में, इधर से पानी आया, इस पानी ने पुश किया सुक्रोज को और सुक्रोज कहाँ पहुँच गया? रूट तक पहुँच गया और फिर पानी वापस जाइलम में आ जाएगा। तो पानी का काम क्या करना है? सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स को पुश करके रूट तक पहुंचाना है। अब यहाँ पर हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है और नीचे लो वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। बिकॉज ऑफ हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जल लो वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले एरिया के अंदर आ जाता है और जब ये पानी नीचे आ जाएगा तो यहाँ पर हाई हाइड्रोस्टैटिक वाटर पोटेंशियल प्रेशर बन जाएगा और जाइलम के अंदर लो वाटर ग्रेडियंट है, इसलिए पानी फ्लोएम से जाइलम में आ जाएगा। तो हमेशा जल हाई हाइड्रोस्टैटिक वाटर प्रेशर वाला जो एरिया है वहाँ से लो वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले एरिया की तरफ मूव करता है। तो जब पानी आना होता है तो जाइलम में हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बन गया, लो वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट फ्लोएम में बन गया और जब फ्लोएम से पानी को जाइलम में जाना होता है तो हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फ्लोएम के अंदर बन गया, क्योंकि अंदर से पानी आ रहा है और यहाँ पानी की कमी हुई तो लो वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट जाइलम में बन गया। तो इस तरीके से जल का मूवमेंट होता है। So this is all about different elements of phloem। अब दो सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल आते हैं। एक तो फ्लोएम एलिमेंट्स के बारे में बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, या फिर वो ये पूछ लेते हैं कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम में अंतर बताइए। या फिर कभी कभी कंपैरेटिव सवाल आ जाता है कि जाइलम की वेसल्स और फ्लोएम की सीव ट्यूब्स के बीच में अंतर बताइए। तो ये दोनों के अंतर आप अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। सो दीज आर प्रोबेबल क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक।
स्पेशल टिश्यूज़ इसके अंदर पाए जाते हैं। ग्लैंडुलर हेयर्स होते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं, स्टिंग हेयर्स होते हैं, हाइडेथोड्स होते हैं, नेक्टर्स होते हैं। ये कई सारे स्पेशल टिश्यूज़ भी पाए जाते हैं जो कि हालांकि हमारे कोर्स में नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू अबाउट दीज स्ट्रक्चर्स। ये भी कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स के और वाटर के स्टोरेज और उसके मैनेजमेंट के अंदर अपना एक रोल प्ले करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। विल बी मीटिंग विद फॉर अ न्यू topic